आज हम खून की दुनिया के एक बहुत ही खास पहलू पर बात कर रहे हैं, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। हाँ, आरएच सिस्टम। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, खासकर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी की बात आती है ना? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मकसद है इस सिस्टम की पूरी कहानी जानना, कैसे खोजा गया, इसके क्या पहलू हैं, सेहत के लिहाज से ये इतना जरूरी क्यों है और लैब में इसे पहचानते कैसे हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वैसे ये सोचना बड़ा अजीब लगता है कि इतने जरूरी ब्लड ग्रुप का नाम वो रीजस बंदरों पर रखा गया है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है और इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एबीओ सिस्टम के बाद आप कह सकती हैं कि इसे ही सबसे अहम माना जाता है। अच्छा, क्यों? एबीओ के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी वजह है सीधा सीधा इसका क्लिनिकल असर, मतलब सेहत और इलाज पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? इसकी खोज और इसके जो बेसिक बातें हैं वहां से। हाँ, बिल्कुल। इसकी खोज का क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्ट्स को, कार्ल लैंडस्टीनर और एलेक्स विनर। लैंडस्टीनर, एबीओ वाले? हाँ, वही। तो इन्होंने 1937 में इस पर काम शुरू किया और 1940 में दुनिया को इसके बारे में बताया। अच्छा। और जैसा आपने कहा, नाम रीसस बंदरों पर पड़ा क्योंकि शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं पर किए गए थे। और ये वो दौर था जब ब्लड साइंस में और भी कई बड़ी खोजें हो रही थीं, मतलब एक के बाद एक। जैसे 1940 में ही एडविन कोहेन थे, उन्होंने प्लाज्मा को उसके अलग अलग हिस्सों में बांटने का तरीका खोजा। प्लाज्मा के हिस्से मतलब? हाँ, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये सब प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा में, तो उनको अलग करने से इलाज में उनका इस्तेमाल मुमकिन हो पाया। अरे वाह। फिर 1943 में दो और लोग थे, JF लाउटेट और पैट्रिक मॉलिसन। इन्होंने ACD सोल्यूशन बनाया। ACD ये क्या है? एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ये एक एंटी कोएगुलेंट है, मतलब खून को जमने से रोकता है। इससे ब्लड बैंकों में खून को ज्यादा दिनों तक रखना आसान हो गया। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये। हाँ, ये तो बहुत जरूरी रहा होगा। और फिर 1945 में कूम्स, मॉरेंट और रेस ने एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, जिसे हम आज कूम्स टेस्ट कहते हैं, उसका तरीका बताया। कूम्स टेस्ट? हाँ, ये तो सुना है। हाँ, ये टेस्ट खून में कुछ खास किस्म की एंटीबॉडीज का पता लगाने में बहुत मददगार साबित हुआ। तो ये सारी खोजें आप कह सकती हैं मिलकर आज के सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नींव बनी। वाकई वो पूरा दशक ब्लड साइंस के लिए एकदम क्रांतिकारी रहा होगा। अच्छा, तो अब वापस आते हैं RH फैक्टर पर। ये आखिर है क्या? जब हम कहते हैं कोई RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, RH फैक्टर, जिसे RH एंटीजन भी कहते हैं, वो असल में एक तरह का प्रोटीन है। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं, मतलब रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाता है। सिर्फ एक प्रोटीन? वैसे तो कई RH एंटीजन होते हैं, पर हमारी स्रोत सामग्री के हिसाब से 5 मुख्य प्रकार पहचाने गए हैं: C, D, E, CD और एक और है छोटा e। CD और E, ठीक है। इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है D एंटीजन। D वाला, ओके। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की रेड ब्लड सेल्स पर ये D एंटीजन है, तो हम कहते हैं कि वो RH पॉजिटिव है। अच्छा। और अगर ये D एंटीजन नहीं है, तो वो व्यक्ति RH नेगेटिव कहलाता है। बस यही है पॉजिटिव और नेगेटिव का बेसिक फंडा। तो सारा खेल इस D एंटीजन का है? हाँ, मुख्य रूप से D एंटीजन का। और ये एंटीजन किस चीज के बने होते हैं? क्या ये एबीओ वाले एंटीजन जैसे होते हैं? नहीं, ये उनसे अलग है। RH एंटीजन जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड, मतलब फैट, के मिश्रण से बने होते हैं, जिन्हें हम प्रोटियोलिपिड और फॉस्फोलिपिड कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड, हाँ, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, जबकि एबीओ एंटीजन में होता है। ये एक बड़ा फर्क है। समझ गया। अच्छा, और इन एंटीजन्स के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उनका क्या? जैसे अगर कोई RH नेगेटिव है, तो क्या उसके खून में पहले से ही एंटी-RH एंटीबॉडी होती है, जैसे एबीओ में होता है? नहीं, यही एक और बड़ा फर्क है एबीओ सिस्टम से। आमतौर पर एक RH नेगेटिव व्यक्ति के खून में एंटी-RH यानी एंटी-D एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, तो फिर कब बनती हैं ये एंटीबॉडीज तभी बनती हैं जब उस RH नेगेटिव व्यक्ति का इम्यून सिस्टम RH पॉजिटिव खून के संपर्क में आता है। संपर्क में? कैसे?
या तो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, मतलब RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जाए, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में? हाँ। और जब ये एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो खास तरह की होती हैं, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप की। IgG? इनकी एक खास बात ये है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, साइज छोटा होता है, और इसी वजह से ये प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को पार कर सकती हैं। ओह, तो ये प्लेसेंटा पार करके बच्चे तक पहुंच सकती है? एग्जैक्टली। और यहीं से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो सकती हैं। हाँ, यहीं पर मामला, जैसा आपने कहा, गंभीर और दिलचस्प दोनों हो जाता है। हाँ। इसका क्लिनिकल महत्व क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए जानना क्यों जरूरी है भाई? इसका क्लिनिकल महत्व बहुत ज्यादा है। मुख्य तौर पर 2 सिचुएशंस में बहुत अहम हो जाता है। पहली और शायद सबसे ज्यादा जिसके बारे में लोग जानते हैं वो है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। HDN? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न यानी नवजात शिशु का हेमोलिटिक रोग। ये कब और कैसे होता है? ये स्थिति तब पैदा होती है जब माँ RH नेगेटिव हो और गर्भ में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव हो। माँ नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव। हाँ, और बच्चे को ये पॉजिटिव फैक्टर जाहिर है पिता से मिलता है। तो पहली प्रेगनेंसी में ज्यादातर तो कोई दिक्कत नहीं आती। पहली में नहीं? हाँ, आमतौर पर नहीं। लेकिन बच्चे के जन्म के समय या कभी-कभी प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे के कुछ RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स प्लेसेंटा के जरिए माँ के खून में चली जाती हैं। अच्छा, डिलीवरी के वक्त? हाँ। अब माँ का इम्यून सिस्टम इन सेल्स पर मौजूद डी एंटीजन को बाहरी या फॉरेन समझता है और उसके खिलाफ एंटी-डी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन। मतलब माँ का शरीर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए? बिल्कुल। पहली बार में शायद उतनी एंटीबॉडीज नहीं बनती कि बच्चे को कोई खास नुकसान हो। और अगर वही माँ दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो तब क्या होता है? क्या तब खतरा बढ़ जाता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाता है। अगर दूसरी बार भी गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा है तो माँ के शरीर में जो पहले से IgG एंटी-डी एंटीबॉडीज बनी हुई थी वो एकदम सक्रिय हो जाती हैं। वो मेमोरी सेल्स की तरह? हाँ, कह सकते हैं। और क्योंकि ये IgG एंटीबॉडीज प्लेसेंटा पार कर सकती हैं, ये बच्चे के खून में पहुंच जाती हैं। ओह, और वहां पहुंचकर ये एंटीबॉडीज बच्चे की RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स पर हमला करके उन्हें तोड़ने लगती हैं। इसी को हिमोलिसिस कहते हैं। बच्चे की ही सेल्स टूटने लगती हैं? हाँ, इससे बच्चे को खून की कमी हो सकती है, मतलब एनीमिया, पीलिया हो सकता है यानी जॉन्डिस, और अगर स्थिति बहुत गंभीर हो तो बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है या फिर गर्भ में ही मृत्यु तक हो सकती है। हे भगवान, ये तो वाकई बहुत चिंताजनक है। हाँ, और ये खतरा हर अगली RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साथ बढ़ सकता है क्योंकि माँ के शरीर में एंटीबॉडी का लेवल और बढ़ता जाता है। समझ गया। ये तो हुआ HDN। आपने कहा था 2 मुख्य कारण हैं इसके क्लिनिकल महत्व के। दूसरा क्या है? दूसरा बड़ा कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। खून चढ़ाते वक्त? हाँ, अगर किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को गलती से RH पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जाए तो बहुत सीरियस, मतलब जानलेवा भी हो सकता है, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। कैसे? इसमें भी वही होता है, खून लेने वाले रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम चढ़ाए गए RH पॉजिटिव सेल्स को पहचान लेता है और उन पर अटैक कर देता है। इससे वो सेल्स तेजी से टूटने लगते हैं। और उसके नतीजे? नतीजे गंभीर हो सकते हैं, किडनी फेलियर, शॉक और दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स। इसीलिए खून चढ़ाने से पहले ABO ग्रुपिंग के साथ साथ RH टाइपिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक बात और लिखी है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। वो ये कि RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों तरह का खून ले सकता है और उसे वास्तव में यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है। क्या ये सच है? हाँ, ये बात स्रोत में मेंशन्ड है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि चूंकि RH पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर में पहले से D एंटीजन है, तो अगर उसे RH नेगेटिव खून जिसमें D एंटीजन नहीं है दिया जाए तो उसका इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं। सही। और RH पॉजिटिव खून तो उसके अपने खून जैसा ही है, तो इस आधार पर स्रोत उसे वास्तव में यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहता है। सीधा नहीं होता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ ABO और RHD ही मायने नहीं रखते, और भी कई ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं जिनके एंटीजन रिएक्शन कर सकते हैं। ओह, और भी सिस्टम है? हाँ, बहुत सारे। और इसीलिए हमेशा क्रॉस मैचिंग की जाती है ट्रांसफ्यूजन से पहले, ये देखने के लिए कि मरीज के खून में कोई और ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो डोनर के खून से रिएक्ट कर जाए।
तो हाँ, थ्योरी में RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव खून ले सकता है, पर उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहना शायद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है। जरूरत से ज्यादा सरल बना देना है। हाँ, बिल्कुल। सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत सारी जांचें जरूरी होती हैं। दूसरी तरफ ये पक्का है कि RH नेगेटिव व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव खून ही दिया जा सकता है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो अब सवाल ये है कि किसी का RH टाइप पता कैसे लगाते हैं? लैब में क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं? ओके, RH टाइपिंग के लिए लैब में मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है स्लाइड मेथड और दूसरा है ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड। अच्छा, स्लाइड वाला सुनने में तो आसान लग रहा है। वो कैसे करते हैं और क्या वो भरोसेमंद है? स्लाइड मेथड में एक साफ कांच की स्लाइड लेते हैं, उस पर जिसका टेस्ट करना है उसके खून की 1 बूंद डालते हैं। खून को पहले सलाइन में घोलकर एक सस्पेंशन बनाते हैं, करीब 40-50% रेड सेल्स वाला। ठीक है, खून की बूंद स्लाइड पर। हाँ, फिर उसमें एंटी-डी सीरम की 1 बूंद मिलाते हैं। इस सीरम में एंटी-डी एंटीबॉडी होती है। ओके। एक कंट्रोल साइट भी बनाते हैं स्लाइड पर। वहां एंटी-डी सीरम की जगह सिर्फ एल्ब्यूमिन या सलाइन डालते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं सेल्स अपने आप ही तो नहीं चिपक रहे। अच्छा, कंट्रोल भी जरूरी है। हाँ, फिर स्लाइड को धीरे धीरे घुमा के मिक्स करते हैं और करीब 2 मिनट बाद देखते हैं कि सेल्स आपस में चिपक कर गुच्छे मतलब एग्लूटिनेशन बना रहे हैं या नहीं। और रिजल्ट कैसे पड़ते हैं? अगर एंटी-डी वाली साइट पर गुच्छे बन गए और कंट्रोल वाली साइट पर नहीं बने तो नतीजा RH पॉजिटिव है, और अगर कहीं भी गुच्छे नहीं बने तो नतीजा RH नेगेटिव है, और अगर दोनों तरफ बन गए तो टेस्ट इनवैलिड है, कुछ गड़बड़ है। सुनने में तो ठीक लग रहा है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आपने कहा था ये ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। हाँ, स्रोत के मुताबिक इसे रूटीन इस्तेमाल के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। इसकी कुछ कमियां हैं। पहली, अगर किसी व्यक्ति में डी एंटीजन बहुत कमजोर है या कम मात्रा में है, जिसे वीक डी या DU कहते हैं, तो स्लाइड मेथड कई बार उसे पकड़ नहीं पाता। तो गलत नेगेटिव आ सकता है। हाँ, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। दूसरी दिक्कत है ड्रॉइंग इफेक्ट। अगर स्लाइड पर सैंपल सूखने लगे तो वो भी गुच्छों जैसा दिख सकता है, जिससे फॉल्स पॉजिटिव का डर रहता है। ओ, सूखने से भी। हाँ, इसीलिए इसे बहुत रिलायबल नहीं मानते। समझ गया। तो फिर ट्यूब मेथड कैसे बेहतर है, वो कैसे करते? ट्यूब मेथड ज्यादा सेंसिटिव और भरोसेमंद माना जाता है, खासकर वीक डी एंटीजन को पकड़ने के लिए। इसमें स्लाइड की जगह टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल वही है, खून की सेल्स को एंटी-डी सीरम से मिलाना और एग्लूटिनेशन देखना, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग और ज्यादा कंट्रोल्ड होती है। कैसे? क्या इसके भी अलग अलग तरीके हैं? हाँ, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एंटी-डी रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है। मोटे तौर पर एक टेस्ट ट्यूब में खून का पतला सस्पेंशन लेते हैं, करीब 2-5% वाला। ओके, पतला सस्पेंशन। उसमें एंटी-डी सीरम मिलाते हैं, फिर इसे या तो कुछ देर इंक्यूबेट करते हैं, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। गरम करते हैं मतलब? हाँ, बॉडी टेम्परेचर पे। या फिर इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और अगर रिएक्शन होना है तो वो आसानी से दिख जाता है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूज से जल्दी पता चलता है। हाँ, कभी-कभी रिएक्शन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डालते हैं, जैसे स्रोत में बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन BSA का जिक्र है। ये एक प्रोटीन है जो एग्लूटिनेशन को और साफ दिखाने में मदद करता है। फिर ट्यूब को हल्के से हिलाकर देखते हैं कि एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं। और ट्यूब मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नतीजा नेगेटिव आता है तो उसकी कंफर्मेशन माइक्रोस्कोप से भी की जाती है। माइक्रोस्कोप से? क्यों? ताकि अगर बहुत हल्का सा रिएक्शन भी हो रहा हो जो आंखों से न दिखे, वो भी पकड़ में आ जाए। वीक डी के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ट्यूब मेथड में फाइनल रिजल्ट कैसे पक्का होता है? अगर पेशेंट के सैंपल वाली ट्यूब में साफ साफ एग्लूटिनेशन दिखता है और कंट्रोल ट्यूब में, जिसमें एंटी-डी नहीं था, सेल्स एकदम घुली हुई रहती है, मतलब स्मूथ सस्पेंशन, तो व्यक्ति RH पॉजिटिव है। और नेगेटिव? अगर दोनों ट्यूब में सेल्स घुली हुई है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं है और माइक्रोस्कोप से भी कंफर्म हो गया, तो व्यक्ति RH नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ज्यादा पक्का तरीका है। हाँ, ये ज्यादा भरोसेमंद है। तो कुल मिलाकर आज हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के पूरे सफर को देखा, मतलब इसकी खोज से लेकर इसके सबसे महत्वपूर्ण एंटीजन डी एंटीजन तक, फिर प्रेगनेंसी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसके क्या गंभीर असर हो सकते हैं, और आखिर में लैब में इसे कैसे टेस्ट किया जाता है। हाँ, काफी कुछ कवर किया। खास बातें ये रहीं कि भाई RH पॉजिटिव या नेगेटिव का आधार डी एंटीजन है।
एचडीएन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसके सबसे बड़े क्लिनिकल महत्व हैं और लैब टेस्टिंग के लिए ट्यूब मेथड स्लाइड मेथड से बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। हमने डी एंटीजन पर तो बहुत फोकस किया क्योंकि वो सबसे अहम है, लेकिन स्रोत ने बताया था कि आरएच सिस्टम में और भी एंटीजन है, सी, छोटा सी, ई और छोटा ई। हाँ, वो 5 बताए थे आपने शुरू में। हाँ, हालांकि ये डी जितने कॉमनली प्रॉब्लम नहीं करते, फिर भी ये कभी-कभी एंटीबॉडी बनवा सकते हैं और ट्रांसफ्यूजन में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, हालांकि कम। तो इन कम जाने पहचाने आरएच एंटीजेंस की भूमिका को और गहराई से समझना और शायद भविष्य में इनकी भी रूटीन टाइपिंग पर विचार करना, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को और भी सेफ बनाने की दिशा में एक अगला कदम हो सकता है। मतलब मामला सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव से कहीं ज्यादा लेयर्ड है, ज्यादा परतदार है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है आगे सोचने के लिए कि सिर्फ डी ही नहीं और भी फैक्टर्स हैं। इस जानकारी भरी और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।